देखेंगे चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर यूटिलिटी। इसमें सबसे पहले आता है हमारा यूटिलिटी या उपयोगिता। अब ये यूटिलिटी क्या होती है या उपयोगिता क्या होती है? तो जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? उपयोगिता। जैसे हम किसी गुड्स को जब कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी की दो अप्रोच होती है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मींस गणनावाचक उपयोगिता, ऑर्डिनल अप्रोच क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता को प्रोफेसर मार्शल और पीगू द्वारा बनाया गया। इन्होंने कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब यूटिलिटी की हम गणना कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। लेकिन विक्सित और एलन इन्होंने कहा कि यूटिलिटी की हम गणना नहीं कर सकते क्योंकि यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक कार्य है। तो हम इसको उपयोगिता की हम गणना नहीं कर सकते, तो हम इसको कुछ काम दे सकते हैं, रेंज दे सकते हैं, लेकिन हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब यूटिलिटी का assumption, यूटिलिटी क्या assumption? तो फर्स्ट assumption है कि यूटिलिटी को जो कंज्यूमर है वो रैशनल, मतलब जो उपभोक्ता है वो एक विवेकशील व्यक्ति है, उसे सब चीजों का नॉलेज होता है कि कहाँ पे उसको किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलनी है। थर्ड पॉइंट है जो उपयोगिता है उसको हमें क्या करना है? मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं उपयोगिता। और जितनी भी बाजार की वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी उनसे मिलने उपयोगिता की जानकारी वो सब उपभोक्ता को उपलब्ध है। ये होता है हमारा assumption। टाइप्स की होती है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। जब हम किसी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जितनी भी वस्तु की इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं, जितनी भी हम गुड्स की यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो सबसे जो हमको मिलती है उपयोगिता प्राप्त होती है, यूटिलिटी प्राप्त होती है, वो कहलाती है हमारी टोटल। इसका फॉर्मूला होता है PU इक्वल U1 U प्लस U2 प्लस U3 UN। यहाँ पे TU हमारी टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है। U1 जो एक यूनिट से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, U2 दो यूनिट से दूसरी यूनिट से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी। इस तरह जितनी भी यूनिट्स का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उन सबको प्लस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारी टोटल यूटिलिटी, या जितनी भी इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं उन सबसे जो हमें उपयोगिता मिलती है उन सबको जोड़ने के बाद हमारी कौन सी यूटिलिटी आती है? कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी। सेकंड है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, जो एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है MU इक्वल TUN माइनस TUN माइनस 1। जो हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो हम टोटल यूटिलिटी में एक अतिरिक्त एक एडिशनल यूनिट्स का जो कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो हमारी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को एक टेबल के द्वारा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, अगर हम मान लो कि बनाना का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम बनाना के 0 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 0 है। अगर हमने बनाना का कंजम्पशन किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10। उसके बाद हमने एक यूनिट को और बढ़ाया और हमारा कंजम्पशन कितने यूनिट का हो गया? 2 यूनिट का, और हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 60। 3 यूनिट के कंजम्पशन पे हमारी टोटल यूटिलिटी 20 हो गई। 4 यूनिट के कंजम्पशन पे हमारी टोटल यूटिलिटी 22 हो गई। 5 यूनिट के कंजम्पशन पे 22 है, 6 यूनिट के कंजम्पशन पे 20 है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जब हमारी थी तो हमारी टोटल यूटिलिटी 10 थी। जब हमने सेकंड यूनिट का भी कंजम्पशन किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ? 6 का। तो ये जो इंक्रीज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट्स को जब हम कंजम्पशन करें, अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है वो हमारी कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद थर्ड यूनिट्स का जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तीसरी इकाई को उपभोग कर रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 4। 4th यूनिट का जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई। 5th यूनिट का जब कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं हो रहा, टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। इसके बाद हम जब 6 एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, 6 वाली अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी
माइनस में हो जाएगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी 20 से डिक्रीज होगी, कितनी हो गई 20, मतलब क्या हो गया डिक्रीज होगी। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी कम होगी, माइनस का 2 हो गई। देखो एक ऐसा होता है जब टोटल यूटिलिटी जब हम निरंतर किसी इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं या हम जब कंटिन्यू कंजप्शन करते रहते हैं यूनिट्स का, तो एक हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के बाद एक जब वो पूरी तरह से इंक्रीज हो जाती है, एक पॉइंट पे आके वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाती है। और जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी या हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, वहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0। देखो यहाँ पे हमारी कुल उपयोगिता तीसरी यूनिट पे सबसे ज्यादा है, चौथी यूनिट पे सबसे ज्यादा है 22, तो हमारी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी 0। अब उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू कंजप्शन कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी और मार्जिनल यूटिलिटी किसमें चले जाएगी माइनस। इसको हम डायग्राम के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा है हमें मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, जहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 0। उसके बाद अगर हम अपने कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी किसमें चले जाएगी माइनस में। मतलब ये एक अगर हम कंटिन्यू किसी चीज का कंजप्शन करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी उससे तेजी से डिक्रीज होगी, जिसके रेशियो में टोटल यूटिलिटी के रेशियो में ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सबसे पहले इसे प्रोफेसर गोसेन ने 1854 में दिया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम या गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जैसे से व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाएगा तो उसे अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाएगी। मीन्स जैसे से कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स का कंजप्शन करता जाएगा उसे जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी एडिशनल यूनिट से वो डिक्रीज होती हुई रहेगी। इसे हमें कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब उसके बाद है एजम्पशन ऑफ लॉ। लॉ के क्या एजम्पशन है, क्या मान्यता है? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो विवेकशील होता है या रेशनल होता है। इसके बाद हम यूटिलिटी को मनी के रूप में या मुद्रा के द्वारा मेजर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जो मनी की होती है, सीमांत उपयोगिता जो मुद्रा की होती है वो कैसी होती है, स्थिर होती है। इसके बाद यूनिट कंजप्शन ऑफ प्रॉपर शेप एंड होमोजीनियस, जो हम यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर शेप में और होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसी इकाइयाँ होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि कोई इकाई बहुत कम हो या कोई बहुत ज़्यादा हो। इसके बाद जो हमारा कंजप्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक इकाई का कंजप्शन अभी कर लिया, इसके बाद हम अगली इकाई का कंजप्शन 5 आवर्स बाद करेंगे। तो हमारा जो कंजप्शन होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए। उपभोक्ता की जो कंज्यूमर की जो इनकम है, हैबिट है, परफॉर्मेंस है, जो फैशन है, मतलब उपभोक्ता के जो आय, आदतें, रुचि, वेतन, ये सब क्या होता है, दिया हुआ होता है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीज़न ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, इस नियम के लागू होने के कारण। फर्स्ट कारण है हमारा, फर्स्ट रीज़न है कि कोई भी कमोडिटी, डिफरेंट कमोडिटीज़ जो होती है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है, यानी एक दूसरे की पूरी तरह से प्रतिस्थापन नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूशन होता है। सेकेंड है हमारा ऑल वांट्स आर सैटिएबल, सारी वांट्स हमारी पूरी हो सकती है और जब हम एक लिमिटेड कमोडिटी का अनलिमिटेड टाइम तक कंजप्शन करते रहते हैं तो फिर हमें उससे जो प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है या जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती हुई या डिक्रीज होती हुई प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन ऑफ सॉल्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट हैज़ टू बी स्टॉप। जब हम सॉल्ट का, नमक का ज़्यादा उपभोग करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमें उसे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के नियम के लागू होने के कारण। लॉ ऑफ डिमांड इसे पब्लिक फाइनेंस में इसको यूज़ करते हैं, पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त में। जैसे एक रिच पीपल है, उसकी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती है पुअर पीपल के अपेक्षा। तो एक अमीर आदमी है, उसके लिए जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वो कम होगी,
और एक गरीब आदमी है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो अधिक होगी। तो सरकार क्या करेगी, जो रिच पीपल है उससे टैक्स लेकर और उस टैक्स के जो फंड है उसको कहाँ यूज़ करेगी, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए। सेकेंड है पैराडॉक्स ऑफ वाटर डायमंड, हीरा पानी विरोधाभास। हम देखते हैं कि हीरे की जो वैल्यू है हमारे लिए वो बहुत कम होती है। हमारी जो हीरे की कुल उपयोगिता है वो हीरे की या डायमंड की कुल उपयोगिता हमें पानी की कुल उपयोगिता से कम होती है, लेकिन फिर भी हम पानी से ज़्यादा मूल्य हीरे को देते हैं, डायमंड को हम वाटर से ज़्यादा मूल्य देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो तो जैसे हमें किसी वस्तु की जो प्राइस है, किसी गुड्स की जो प्राइस है, वो हमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से चुकानी पड़ती है। अब चूँकि जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है डायमंड के अपेक्षा, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वाटर की वो कम होती है। इसलिए हमें वाटर की जो प्राइस है वो कम लगती है और हीरे की प्राइस क्या होती है, डायमंड की प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि हीरे की मार्जिनल यूटिलिटी हम वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा होती है, और जो प्राइस पे करनी पड़ती है वो हमें मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग पे करनी होती है। इस अब हम एक बार वापस देखते हैं कि उपयोगिता किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करती है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, उपयोगिता होती है। वो हमें क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। उपयोगिता को सर्वप्रथम यूटिलिटी को सर्वप्रथम प्रोफेसर बेंथम ने बताया था। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके टू एस्पेक्ट होते हैं, दो अप्रोच होती है इसकी, गणनावाचक और क्रमवाचक, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। गणनावाचक दृष्टिकोण या कार्डिनल अप्रोच को मार्शल ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो यूटिलिटी होती है या जो उपयोगिता होती है वो मेजरेबल होती है, मापनीय होती है, और इसको किस में माप सकते हैं हम, यूटिल्स में। तो ये एक क्वांटिटेटिव टर्म्स है, मतलब मात्रात्मक शब्द होता है उपयोगिता या यूटिल्स। सेकेंड हमारा ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसको किन्होंने इनके मानने वाले कौन थे, प्रोफेसर हिक्स। इन्होंने ये कहा था कि जो यूटिलिटी होती है या उपयोगिता होती है वो मेजरेबल नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, एक प्रोफेसर हिक्स ने कहा था कि जो यूटिलिटी होती है, जो उपयोगिता होती है वो मात्रात्मक नहीं होती, मेजरेबल नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, तुलनात्मक होती, कंपेरेबल होती है। इसको उन्होंने किसके द्वारा बताया था, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा। उन्होंने कहा था जो यूटिलिटी होती है, जो उपयोगिता होती है वो एक क्वालिटेटिव टर्म्स है, न कि क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो इस तरह से दो दृष्टिकोण या दो अप्रोच होती है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस देखेंगे, मतलब हम दोनों में अंतर देखेंगे।
तो कोऑर्डिनल अप्रोच जो यूटिलिटी को मानता है कि यूटिलिटी मेजर होती है, मतलब मुद्रा यूटिलिटी उपयोगिता को हम माप सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में माना जाता है कि यूटिलिटी मेजर नहीं होती, उसको केवल हम रैंक दे सकते हैं। कोऑर्डिनल अप्रोच के मानने वाले थे अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच के थे एलन और हिक्स। कार्डिनल अप्रोच मतलब गणनावाचक दृष्टिकोण की दो थ्योरीज थी। एक थी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच क्रमवाचक सिद्धांत में है। दो सिद्धांत हमारे जो दो थ्योरी है वो है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, तटस्थ तथा वक्र रेखा और बजट रेखा। और कार्डिनल अप्रोच में हम सिंगल और डबल दोनों कमोडिटी को देखते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच मतलब क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम ओनली डबल कमोडिटी को ही देखते हैं। इस तरह से हमने देखा ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इसके बाद आता है हमारा उपयोगिता या यूटिलिटी के टाइप से और उपयोगिता के प्रकार। दो तरह की यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। एक होती है सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है कुल उपयोगिता। सबसे पहले हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं या फिर मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो जब एक उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, उससे उसे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता हम उसे कहते हैं जब हम किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारी कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो हमने किसी कमोडिटी की 10 यूनिट्स का कंजप्शन किया है और उससे हमें 100 यूटिलिटी मिल रही है, और उसके बाद जब हमने 11 यूनिट्स का कंजप्शन किया तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज़ होकर 105 हो गई है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है 5। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो मात्रा में परिवर्तन होता है उसके अनुपात में निकाल सकते हैं। इसका एक और फार्मूला है जैसे MUN इक्वल TUN माइनस TUN माइनस 1। इसके बाद हम देखते हैं कुल उपयोगिता यूटिलिटी। किसी भी वस्तु के उपभोग से जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, जितनी भी हमारी मार्जिनल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, उन सब का जो योग होता है वो हमारा कुल उपयोगिता कहलाता है। किसी भी गुड्स के कंजप्शन में जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इस तरह से हमारी कुल उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी होती है। इसके बाद आता है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा का उपभोग निरंतर करता जाता है, तो उसे हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। कंज्यूमर जब कंज्यूमर कंटिन्यू किसी गुड्स का कंजप्शन करता है, तो उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेक्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो पहले से कम मिलता है, मतलब डिक्रीज होते हुए मिलता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। अब इस लॉ को हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं। इस टेबल में दिखाया जाता है कि किसी कमोडिटी का कंजप्शन कितनी यूनिट्स का हो रहा है, उससे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो देखो, सबसे पहले कमोडिटी का कि 1 यूनिट्स का या 1 इकाई का कंजप्शन होता है तो टोटल यूटिलिटी होती है 40, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, वो भी होती है हमारी 40। सेकेंड इकाई का जब कंजप्शन होता है, उपभोग होता है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ होकर 70 हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हो जाती है 30। 70 माइनस 40 हो जाएगी 30, जो एडिशनल यूनिट्स हमें कितनी मिल रही है अब 30। इसके बाद जब थर्ड यूनिट्स का कंजप्शन किया जाता है या उपभोग किया जाता है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 90, और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 90 माइनस 70 20। इसके बाद जब फोर्थ यूनिट का कंजप्शन किया जाता है तो टोटल यूटिलिटी 100 और मार्जिनल यूटिलिटी 10। अब उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज़ होती रही, पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। इसके बाद अगर हम उसके बाद भी कंजप्शन स्टार्ट रखते हैं तो जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, फिफ्थ यूनिट में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर हम कंजप्शन स्टार्ट रखते हैं, उपभोग करते रहते हैं,
तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, -10 -20। इसी को अब हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, टोटल यूटिलिटी जो होती है वो पहले बढ़ती हुई होती है, पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती हुई होती है, उसके बाद एक जगह जाके स्थिर हो जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, नीचे गिरना चालू हो जाती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है। उसकी अपेक्षा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो तेज़ी से निरंतर डिक्रीज होती रहती है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होती है, अधिकतम होती है, वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जैसे कि हमने टेबल में भी देख रहे हैं, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम 100 है तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, हमारी 0। इसके बाद भी अगर हम अपना कंजप्शन स्टार्ट रखते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है जो डिक्रीज़ होती रहती है, मतलब नीचे की ओर गिरती है, और वहाँ पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी के बाद क्या होती है, नेगेटिव होना चालू होती है, मतलब ऋणात्मक होने लग जाती है। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है हमारी, वहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और उसके बाद भी अगर हम कंजप्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता जो है वो गिरती हुई हो रही है, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है। अतः जो हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो हमें यही बताता है कि अगर हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करें, तो अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, तो जो हमें आगे से मिलने वाली जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो निरंतर घटती जाती है। एडिशनल यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, अगर हम कंजप्शन को जारी रखते हैं तो वो हमारा क्या होती है, डिक्लाइन होती है, मतलब डिमिनाइश होते जाती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टेबल के द्वारा देखा और डायग्राम के द्वारा देखा कि जैसे से हमारी टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती जाएगी, परंतु मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी से तेज़ी से कम होगी, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहीं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। और उसके बाद में अगर हम अपना कंजप्शन स्टार्ट रखते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरती हुई होगी, और उसके बाद जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से हमें ये नियम या ये लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा।